नमस्कार साथियों, जय हो स्टडी के नए प्लेटफॉर्म जय हो स्टडी टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ही वीडियो में तेज़ी से भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण भारत के भूगोल का अध्ययन तेज़ी से करते हुए चलेंगे। अगर अभी तक भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी इष्ट मित्रों जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको यह फॉरवर्ड जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे वह भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस पर जो भी एक्टिविटी हो वो सबको निःशुल्क रूप से मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल। पहले भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में प्रश्न है। यह प्रश्न जो आप देख रहे हैं यह एक अच्छी बुक से आया हुआ है। इसमें कई एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन सब की प्रैक्टिस कर लें। हमेशा एग्ज़ाम रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं और एक्स्ट्रा जानकारी हम इसमें देते रहेंगे। पहला है इसमें कि भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है वह कौन सा है। भारत का पड़ोसी देश शासन श्रीलंका है, जहां पर राष्ट्रपति शासन है, संघीय शासन नहीं है। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अपना जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और कन्याकुमारी जो है वो भारत की सीमा का दक्षिणतम, स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के हिसाब से वह दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी होगी, और भूमध्य रेखा के सापेक्ष यह कहाँ होगा, उत्तर में। फिर से यह पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। कई बार ये एग्जाम पूछा गया है। आइए हम आपको पहले एक बार मैप से मोटे तौर पे पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति को दर्शा दें, तब इन सब प्रश्नों को आपको हल करने में समय नहीं लगेगा। आइए देखते हैं एक बार। ये अपने भारत का राजनीतिक मैप है। आइए इसमें तेज़ी से हर चीज़ों को देख लेते हैं, तो आपको सभी प्रश्न करने में आसानी होगी। भारत की उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा के बीच का जो डिस्टेंस है वह सबसे लंबा है। वह कितना है, 3214। और भारत के पश्चिम से और पूरब के स्थिति में जो सीमा है उसकी कितनी लंबाई है, 1933 किलोमीटर की। ठीक है, पहली फैक्ट। दूसरा समझिए कि भारत जो उत्तर से दक्षिणी अक्षांश में है वह कितने हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से दक्षिण में क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट। यही जो दक्षिणतम बिंदु था, जो प्रश्न था वहाँ पर, वह क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है, जो इसका देशांतरी विस्तार है भारत देश का, वह है आपका कितना, 68 डिग्री 27 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य में है। पूरब में अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है हमारा, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो यही क्या है, किबुथु। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी की बात करें बिंदु का, तो यहाँ गुजरात में क्या है, गुहार मोती। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो यह क्या है आपका, इंदिरा कौल, कहाँ, लद्दाख में। और सबसे दक्षिणम बात करें, ये तो प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण क्या हो गई, कन्याकुमारी जो प्रश्न में था, लेकिन अगर दक्षिणतम बात करें तो वह भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, वह है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। तो दो तरीके के प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि भारत के दक्षिणतम बिंदु और भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा। अगर मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा पूछेगी तो कन्याकुमारी, जैसे पेपर में अभी प्रश्न पूछा गया था। और अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करेगी भारत के परिप्रेक्ष्य में तो इंदिरा पॉइंट। ये आपके भाग हो गए। अब दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। एक बहुत बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये है आपकी कर्क रेखा, यहाँ से जाती है इस तरीके से, देखिए, गुजरात, फिर राजस्थान को छूती है, फिर मध्य प्रदेश को छूती है, फिर थोड़ा सा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 8 राज्यों से जाती है आपकी कर्क रेखा। गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर एक आता है कि देशांतर, 82 डिग्री 1/2 मिनट, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होती है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन है, कई बार एग्जाम में पूछे तो देख लीजिए। अपना उत्तर प्रदेश, यहीं प्रयागराज के पास से ही निकलती है उत्तर प्रदेश, फिर
मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आप हो गए। और अगले बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के समुद्री राज्य कौन कौन से हैं? तो कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? ये आपका गुजरात है, फिर क्या है, ये महाराष्ट्र है, फिर देखेंगे छोटा सा गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मैप में देखने में आपको सब चीज़ें क्लियर हो जा रही होंगी। तो कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। और इसमें सबसे बड़ा अगर पूछे तो क्या है? गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और सबसे छोटा आप देख रहे हैं गोवा। ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य भी है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ यही देख लीजिए, वो है आपका राजस्थान। उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, फिर आप क्या देखेंगे? अपना उत्तर प्रदेश। फिर इस तरीके से आपका ये है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब बहुत प्रश्न पूछता है कि जो आपकी विदेशी सीमाएं हैं, सीमावर्ती देशें हैं, उनकी सीमावर्ती देशों के सीमा का कौन कौन सा राज्य लगाता है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं, आपको मैप के जरिए ही बताएंगे तो आपको ज़्यादा होगा, फिर वहाँ सारे प्रश्नों को तेज़ी से करेंगे। ये है आपका बांग्लादेश। ये देखिए आप बांग्लादेश देखेंगे तो किसके साथ? ये आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो 5 राज्य है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे बड़ी सीमा किसके साथ साझा कर रही है? ये देखिए पश्चिम बंगाल के साथ। और त्रिपुरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो त्रिपुरा बांग्लादेश के तीन ओर से घिरा हुआ है। तो ये बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा भारत की भी यही साझा करती है, और उसमें भी पश्चिम बंगाल। फिर आप आगे आएंगे तो म्यांमार आपको दिख रहा है, ये म्यांमार है, उसकी सीमा किससे साझा होती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। याद करने का, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैप आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो सब चीज़ें क्लियर होंगी, और अभी आप देखेंगे प्रश्न को आसानी से आप टैकल कर पा रहे होंगे। ये म्यांमार हो गई। फिर आप देख रहे हैं भूटान किससे घिरा हुआ है? सिक्किम है आपका। फिर ये देख रहे हैं आपका असम है, पश्चिम बंगाल का कुछ सिरा और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान किससे? 4 राज्य हैं, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि असम के साथ ये सबसे बड़ी सीमा साझा कर रहा है। अब बात आती है अगले पड़ोसी देश अपना नेपाल। नेपाल की बात कर रहे हैं। नेपाल का आप देख सकते हैं किसके साथ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का यही हिस्सा आप देख पा रहे होंगे कि वह भी किससे सटा हुआ है? नेपाल से। फिर बात आती है हिंदी चीनी भाई। चीन से पड़ोसी राज्य हमारे कौन कौन से? अब चीन से हमारा राज्य कौन कौन सटा हुआ है? आप देख पा रहे हैं, लेह है आपके पास, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नेपाल की वजह से उत्तर प्रदेश बिहार नहीं सटा हुआ है, फिर सिक्किम है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो चीन के साथ अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 5 राज्य, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें सबसे लंबी सीमा किसकी है? लद्दाख की, चीन के साथ। फिर यहाँ आएंगे आप, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान से अगर आप देखेंगे तो केवल एक लद्दाख की सीमा आप देख पा रहे होंगे कि ये अफ़गानिस्तान ऊपर है, इसकी सीमा। सबसे छोटा सीमावर्ती देश भारत से सटा हुआ क्या है? अफ़गानिस्तान। कहाँ से? लद्दाख। अब अपना पाकिस्तान की बात आ रही है, प्रबल विरोधी हमारे। तो पाकिस्तान से कितने राज्य सटे हुए हैं आप देख सकते हैं। ये है आपका पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और नीचे आपका गुजरात। तो ये 5 सीमा साझा कर रहे हैं पाकिस्तान से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और उसमें भी राजस्थान सबसे बड़ी सीमा साझा कर रहा है। तो आपने देखा कि सारी चीज़ें आपके पास हैं, कौन कौन देश, कितने देश किस किस सीमाओं के साथ साझा कर रहे हैं, कितने राज्य हमारे देशों के साथ। अब इसी में जो महत्वपूर्ण था, कुछ डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है और इधर नेपाल के साथ। ये 3 राज्य हो गए। फिर सिक्किम को आप देखेंगे तो चीन के साथ कर रहा है, नेपाल के साथ कर रहा है, भूटान के साथ कर रहा है। उसके बाद अगर आप अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो वह भी कहाँ से? भूटान से कर रहा है, चीन से कर रहा है और म्यांमार से। तो 3 ऐसे राष्ट्र हैं जो 3-3 देशों के साथ, सीमावर्ती देशों के साथ राज्य हैं जो सीमावर्ती देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। त्रिपुरा आपने देखा कि यह
केवल एक बांग्लादेश से ही तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अब आइए प्रश्नों को हम लोग टैकल करते हैं, बहुत ही सहजता आपको देखने को मिलेगी। अब मैप में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत आसानी से सारे प्रश्नों को कर लेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यह है आपका कि वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, तो आपने देखा कौन सा है, कोलकाता, उसमें ऑप्शन में रहेगा, ये रिपीटेड है, बस उन्हीं का रिवीजन हो रहा है। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, त्रिपुरा, कर्क रेखा त्रिपुरा से गुजर रही है। आप देखे थे 8 राज्य हैं, कौन कौन, फिर से समझ लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा, तो देखिए कितना कर्क रेखा से कई बार प्रश्नों को पूछा गया। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है, तो ऑप्शन रहा होगा उसमें तो गांधीनगर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर, मणिपुर साझा नहीं करता, याद रखिएगा। ये आ गया कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको बताया 8 राज्य। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है, मध्य प्रदेश में। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको, अंडमान, और अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ कई चैनल और हैं, 8 डिग्री और 9 डिग्री। तो 8 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है, यह आपको मिनिकॉय से मालदीव को डिवाइड करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मिनिकॉय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है वही 82 डिग्री 30 मिनट, जो 5 राज्यों से गुजर रही थी। हमने क्या देखा था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बन रहे हैं प्रश्न कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो देखकर। भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर क्या है, मिर्ज़ापुर, यहीं से निकलती है, बताया है प्रयाग के नैनी से। ये आ भी गया कि भारतीय मानक समय लिया जाता है इलाहाबाद नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्र सीमा कौन बना रहा है, मालदीव और मिनिकॉय कौन, 8 डिग्री चैनल अभी डिस्कस हुआ। 9 डिग्री चैनल भी बता दिया, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है, और गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय होता है 2 घंटे का गैप यहाँ होता है, कितने बजे, 7 बजे। सबसे पूर्वी क्या था, किबूथू था अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पश्चिमी क्या था, गुहार मोती गुजरात में। भारत का वह राज्य जहाँ सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है वही किबूथू अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, कहाँ है यह, ग्रेट निकोबार में, बताया गया। और अगर भारतीय स्थलीय सीमा की बात करें तो कन्याकुमारी। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी गई, तो 92 डिग्री 30 मिनट। भारत का ग्रीनविच वाला शहर का स्थान कौन सा है, उज्जैन है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है कहाँ, ये यहाँ यही समझ लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जब विभाजन हुआ था 1947 में, तब ये बनाई गई थी। एक और रेखा है 1914 में, मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन को विभाजित करती है। और डूरंट लाइन होती है, वह किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा है, जो कि केवल किससे, लद्दाख से। तो ये भौगोलिक स्थिति से जो भी प्रश्न बने आप इसको आसानी से टैकल कर लिए होंगे, ये अपेक्षा मैं करता हूँ। बहुत तेज़ी होगा तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, एक क्विक तरीके से आपको बताया जा रहा है। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात, मैंने बताया गुजरात, आंध्र प्रदेश। 9 राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा सबसे छोटा है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 9 राज्य आपके कौन है, तटरेखी क्षेत्र हैं। सिलवासा राजधानी किसकी है, दादर एवं नगर हवेली की है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य से कौन है जनसंख्या के मामले में, तो वो कौन सा है, दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप है। सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो लक्षद्वीप है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व की बात करें अगर तो दिल्ली में है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो जम्मू कश्मीर, ये आ भी गया। सारनाथ स्थित है कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। यहीं पे बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। 5 भिक्षुओं को उन्होंने, ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग किया था, 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। उस समय राजवंश कौन था, मल्ल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कई फैक्ट आपको ऐड करते हुए चलेंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ये जम्मू कश्मीर, अभी ऊपर डिस्कशन हुआ। मैकमोहन रेखा आपको आ ही गया, भारत चीन के बीच हमने बताया। तो मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच 1914। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं आप आसानी से कर ले जाएंगे, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। लद्दाख भी है, इसमें नहीं है।
भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपने देखा सिक्किम है, किस किस से कर रहा था, भूटान से कर रहा था, चीन से कर रहा था और नेपाल से। पाकिस्तान किससे कर रहा था, वो भी सॉरी पश्चिम बंगाल भी आप देखे थे कि 3, एक बांग्लादेश, उधर भूटान और नेपाल आपने देखा। तो ये 3 कुछ ऐसे हैं, त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है, तट से 12 समुद्री मील तक क्या है आपका प्रादेशिक। तो यही समझ लीजिए कि 12 नॉटिकल मील दूरी तक भारत का संपूर्ण अधिकार है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर तट रेखा से 24 समुद्री नॉटिकल मील तक क्या होता है, यह संलग्न क्षेत्र होता है। इस पर क्या होता है, इस पर क्या करता है देश, इस पर राजकोषीय अधिकार होता है, सीमा शुल्क वसूल सकता है, प्रदूषण नियंत्रण कानून लगा सकता है। ये कितनी दूरी तक होता है, संलग्न क्षेत्र कितनी दूरी तक होता है, 24 समुद्री मील तक। उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र और एक आता है जो कि 200 समुद्री मील की दूरी तक होता है, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट आते हैं, याद रखिएगा। अब पर्वत और पहाड़ के से प्रश्न है कि वह चोटी जो भारत में नहीं है, कई हैं, तो गुरला, मंदावा एवं नामचा बरवा, जैसा उसमें प्रश्न में पूछा गया होगा। भारत के अगर भू आकृति प्रदेशों की बात करें तो आप जानते हैं कि 6 भागों में बटी हुई है। अब उत्तर में क्या है कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला हिमालय श्रेणियाँ बसी हुई है, जो उत्तर और उत्तर के पूर्वी पर्वतमाला तक बसी हुई है, नंदा देवी से लेकर नामचा बारवा तक। उसके बाद दक्षिण में बढ़ेंगे तो उत्तरी मैदान है। फिर आप देखेंगे कि तीसरे स्थान पर प्रायद्वीपी पर्वत और पठार क्षेत्र है। फिर मरुस्थल है भारत का चौथा। 5वां क्या है, तटीय मैदान है भारत के। और छठा क्या है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह 2, ठीक है। तो ये 6 आपके भू आकृति प्रदेश भारत के हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। तो ये सही क्रम है, सबसे पश्चिम में सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल है, तब छोटा नागपुर है, ठीक है। अभी हम आप देखेंगे कि सतपुड़ा में भी ये सतपुड़ा की शाखाएं हैं, क्या क्या, महादेव और मैकाल, राजपीपला, महादेव, मैकाल, सतपुड़ा श्रेणी ही है। आगे छोटा नागपुर पठार। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका है, सरोवरी मैदान का, मतलब सरोवरों से घिरा हुआ। अगला है आपका कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं एवं बौद्ध हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सभी कथन सत्य हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में। तो हिमालय पर्वत श्रेणी आप देखोगे कि 3 भागों में बटी हुई है। पहला सबसे उत्तर में है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृहद हिमालय, बीच में मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और दक्षिण में सबसे क्या है आपका, वह है आपका वाय हिमालय, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक श्रेणी का हिमालय, ठीक है। अब इसमें भी कई दर्रे हैं, अभी उस पर भी डिस्कशन होगा। यह एक भृंगोस पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से क्या है, आच्छादित है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, पश्चिमी घाट के बारे में बताया जा रहा है, जो कि कहाँ से है, गुजरात से लेकर केरल के बीच में ये जो पूरे क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ये सब क्या है आपके पश्चिमी घाट हैं। ये जैव विविधता यहाँ की बहुत अधिक है। भारत के हॉट स्पॉट कहाँ कहाँ है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। तो यहीं इसको भी समझ लीजिए। कंचनजंगा शिखर स्थित है, भारत में है, सिक्किम में, आप जान रहे हैं। अक्साई चीन का भाग कहाँ है, लद्दाख, चीन से विवादित क्षेत्र है यह। अक्साई चीन सबसे ऊंचाई पर युद्धस्थल है। हिमालय पर्वत की पर्यायवाची, हिमालय पर्यायवाची है किसकी, महान हिमालय की। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। इसी जम्मू कश्मीर में ही अगर हम देखेंगे तो ये कश्मीर हिमालय के हिस्से हैं, जो उत्तर से दक्षिण कई श्रेणियां हैं इसकी। जैसे सबसे उत्तर में है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलावीरा। इसे क्रम भी पूछा जाता है। सबसे उत्तर में क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, दक्षिण बढ़ते हुए पीर पंजाल और धौलावीरा, ठीक है। और बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में ही कश्मीर घाटी, डल झील, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और काराकोरम श्रेणी जो है सबसे उत्तरी, उसी में क्या है आपका K2 गाइडविन आस्टीन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और कंचनजंगा जिसकी बात हमने की अभी ऊपर, वह क्या है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। आइए आगे बढ़ते हैं।
कुल्लू घाटी सबसे उत्तरी दक्षिणी पीर पंजाल और धौलावीरा के बीच में है। ठीक है, तो कुल्लू घाटी किसके बीच में है, कई बार प्रश्न रिपीटेड है यह, धौलावीरा, धौलाधार और पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं, तो ये कौन सी, नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है, दो बेटा चोटी, नोट कर लीजिएगा। कार्डमम पहाड़ियाँ जिसकी सीमा पर स्थित है, दक्षिण की पहाड़ियाँ किसके, केरल और तमिलनाडु के मध्य में है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, अनायमुड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हमने क्या बताया, दो बेट्टा। नंगा पर्वत अभी ऊपर देखा जम्मू कश्मीर में स्थित है। लघु हिमालय हिमकाल माना गया है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, उसे हम क्या बोलते हैं, सैंडल पीक, सबसे ऊंची चोटी है। फिर से प्रश्न रिपीटेड है कि कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियाँ किसके बीच अवस्थित है, तो धौलाधार और पीर पंजाल के। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, शिवालिक। जो हमारा हिमालय है एक वलित पर्वत है, अभी भी इसका उत्थान चल रहा है, यह युवा पर्वत इसे बोलते हैं। जबकि अरावली श्रेणी का जो पर्वत है प्रायद्वीपीय की, ये सबसे पुरानी श्रेणी की पर्वत है। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों द्वारा घिरा है क्या, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है, और यह बिंद श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में बहती है और भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। केवल कौन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में ही क्या है, सतपुड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है, केरल में क्या है, सबसे ऊंचाई चोटी अनाईमुड़ी है। नागालैंड में सारामाती है। उत्तराखंड में देखा नंदा देवी है, और तमिलनाडु में देखा हमने दोदा बेट्टा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कई एडिशनल चीज़ भी बता रहे हैं आपको। दंडकारण्य अवस्थित है कहाँ, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। मेघालय का पठार जो है आपको गारो खासी जयंतिया जो आप देखते हो, वो किसकी, मेघालय पठार है किसका, प्रायद्वीपी खंड, इसी प्रायद्वीपी खंड का भाग है। गलती मत कर दीजिएगा कि अगर मेघालय का पठार भाग करे तो वहाँ दिए रहेगा पूर्वी पठार का हिस्सा है, तो ऐसा कोई नहीं। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपी का ही एक खंड है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लीस्टोइन एवं अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर। अब भाबर के बारे में समझ लीजिए कि भाबर क्या है, शिवालिक जो पर्वत है, हिमालय पर्वत, उसका दक्षिणी हिस्सा क्या होता है, भाबर। फिर उसके दक्षिण में तराई, फिर उसके दक्षिण में बांगर और खादर चीज़ें। अब समझ लीजिए, यही डिस्कस कर लेते हैं आपको कि भाबर क्या होती है। यह इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ होता है, और इसमें यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, और यहाँ पर कंकड़ पत्थर जैसे चीज़ों का बहुत अधिक जमाव हो जाता है, जिससे जो नदियाँ हैं यहाँ पर ऐसा लगता है कि लुप्त हो गई, यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। उसके दक्षिण में तराई क्षेत्र आता है भारत के, भाबर के दक्षिण में। वह उसकी लंबाई क्या होती है, 10 से 20 किलोमीटर के रेंज में यह इनकी चौड़ाई होती है। जो नदियाँ भाबर में विलुप्त हुई रहती हैं वो तराई में फिर से धरातल पर प्रकट हो जाती हैं और दलदल का माहौल बना देती हैं। कीचड़ बहुत दलदल जैसा हो जाता है, जैसे जैव विविधता यहाँ अच्छी खासी बढ़ जाती है। फिर उसके दक्षिण में जाएंगे तो भाबर का मैदान, भाबर क्षेत्र मिलेगा, तो बांगर क्या होती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो क्षेत्र पर जैसे पुरानी जड़ों कम उपजाऊ होती है। ये कहाँ पाई जाती हैं, जैसे पंजाब में हो गया, हरियाणा, राजस्थान, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, तो यहाँ कैसी पाई जाती हैं, पुरानी जलोढ़, जिसका नाम है बांगर। इसका क्या है कि बालू के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। अब इसे ऊसर या भूड़ नाम से हम लोग क्षेत्र में अपने गांव देश में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो एक है खादर का मैदान। ये क्या होता है कि खादर के मैदान क्या होते हैं, यह नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। ठीक है, ये नवीनतम जलोढ़ होते हैं और ये बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ हर प्रकार की खेती आप कर सकते हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तो धान उनकी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो भाबर, तराई, बांगर, खादर सब के बारे में आपने जान लिया। कुछ भी पूछेगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। अब सिंधु बेसिन की बात है। सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है, कैलाश
हमने जब अभी पीछे एक टेस्ट कराया था तो वहाँ भी बताया था कि सिंधु नदी के तंत्र है सबसे उत्तर में बहती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियों का एक 5 नदियों का क्षेत्र है जो उत्तर से दक्षिण का यही क्रम है। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र कहाँ से है? कैलाश श्रृंखला से निकलता है, भारत से होते हुए कहाँ निकलता है? पश्चिम आपके पाकिस्तान में चला जाता है। वह नदी जो हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार करती है तो वो कौन सी है? सतलज। हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे से होकर ये आती है सतलज नदी। ठीक है, और कहाँ जाती है आपके सॉरी, यह आपके राकसताल झील, तिब्बत में एक है ये सतलज नदी का, राकसताल झील से ही इसका उद्गम होता है और यह आपके इसी पर ही भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, सबसे बड़ा बांध। आगे जाएंगे, दूध गंगा नदी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? यह जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा एक नदी, सहायक नदी किसकी है? झेलम नदी की। ठीक है, अब बात करें झेलम नदी की तो यह कहाँ से इसका उद्गम होता है? एक वेरी नाग झरना है, वहीं से इसका उद्गम होता है। और यह किशन गंगा जो बात है, यह दाहिनी तरफ से झेलम नदी पर मिलती है। झेलम नदी पर 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जैसे परियोजनाएं, जैसे तुलबुल परियोजना हो गई और उरी परियोजना हो गई। ठीक है, सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? वही शहडोल जिले में अमरकंटक। 3 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, एक उत्तर तरफ, हमने पश्चिम तरफ मैंने बताया नर्मदा नदी, उत्तर तरफ सोन नदी और पूरब की तरफ अगर आप जाएंगे तो हिमालय की सभी, ये हो गया। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक हैं, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ये दोनों का जो तंत्र है वह एक ही है। वह क्या है? तिब्बत में मानसरोवर के निकट एक हिमनद है चैम यू डुंग करके, वहीं से है दोनों, सिंधु और आपका ब्रह्मपुत्र लगभग एक ही पॉइंट से निकलते हैं। एक पश्चिम की तरफ बह जाने लगती है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र पूरब की तरफ, वही अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में होते हुए कहाँ जाके मिल जाती है? गंगा माता से मिलकर, गंगा नदी से मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब गंगा बेसिन की बात करें कि फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम, जब यहाँ गंगा नदी बहते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का में पहुँचती है तो यहाँ एक छिपरा, मतलब छिप्रिका से निकल जाती है जिसे हम लोग हुगली नदी बोलते हैं, वो अलग से एक धारा निकल जाती है। और एक धारा जो पश्चिम बंगाल में घुसती है तो वहाँ इसको पद्मा बोलते हैं, पद्मा नदी गंगा नदी को ही बोलते हैं। वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं वह कौन सा है? आपका देवप्रयाग। अध्यारोपी नदी का उदाहरण है चंबल, यही चंबल नदी है जो सबसे बड़े बीहड़ का निर्माण करती है। इस पर भी कई परियोजनाएं हैं, जैसे राणा प्रताप सागर, जवाहर नेहरू और गांधी सागर। ये परियोजनाएं हैं जो 2 क्षेत्र में हैं। गांधी जो परियोजना है, गांधी जी जो परियोजना है चंबल नदी पर, वह कहाँ है? आपका पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये कहाँ है? आपका राजस्थान में। ये कई बार पूछे गए हैं। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना कहाँ से निकलती है? बंदरपुर से निकलती है और अपने भारत प्रयागराज में ही संगम गंगा नदी से मिलकर यहीं पर यह संगम का निर्माण होता है, जब गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है तो अलकनंदा पर है। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी ताप्ती, अभी ऊपर चर्चा ही किया था। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती, मतलब अपने रास्ते हमेशा बहुत पुरातन से ही बहती चली आ रही है। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है वह कोसी नदी, बिहार की शोक इसे कहते हैं। दामोदर नदी इसको पश्चिम बंगाल की शोक कहते हैं। ये सब नदियाँ बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत बाढ़ आते हैं इसमें। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है वह है राप्ती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह कौन है? गोमती नदी। ठीक है, और गोमती नदी पर ही क्या है? लखनऊ शहर, आपका जौनपुर शहर, जिला, ये सब कहाँ है? गोमती नदी पर ही है। गोदावरी बेसिन की बात करें तो जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और गोदावरी नदी पर ही अगर आप देखेंगे नासिक में या त्र्यंबकेश्वर से बहती है। ठीक है, अगला है आपका कृष्णा बेसिन। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तेल, तो कृष्णा नदी की कई सहायक नदियां हैं। ठीक है, सॉरी।
कृष्णा नदी अगर आप देखेंगे तो यह महाबलेश्वर के, महाराष्ट्र से महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। और कृष्णा नदी की अगर आप देखेंगे तो कई सहायक नदियाँ जैसे पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब किसकी हैं? कृष्णा की हैं। गोदावरी की भी सहायक नदियाँ कई जैसे पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वद्रा, मानेर, मंजीरा, तो ये सब भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। अन्य नदियाँ जो महत्वपूर्ण है, दक्षिण वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है, तो वह कौन सी है? लूनी नदी, जो कि दलदली नदी विलुप्त हो जाती है। बंगाल डेल्टा का उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा। अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी कौन है? दामोदर नदी। जो दामोदर नदी की अगर हम लोग बात करें तो यह नदी क्या कहा जाता है इसे, कि यह पश्चिम बंगाल की शोक इसे बोलते हैं। ठीक है, बंगाल का शोक इसे कहते हैं। और यह सबसे प्रदूषित होने वाली जैविक मरुस्थल की इसको संज्ञा भी दी जाती है। किसको? दामोदर नदी को। वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो किसकी है? कृष्णा नदी। ब्रह्मपुत्र प्रथम स्थान, सर्वाधिक जल प्रवाह जिसका है। ठीक है। भारत की नदियों में से वह नदी जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, तो पश्चिम घाट से कौन नहीं निकलती है? ताप्ती। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? वैगई। ठीक है, वैगई नदी कहाँ से निकलती है? मन्नार की खाड़ी से। वे पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, ऊपर देखा था हमने, नर्मदा किस किस के? विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के बीच। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी वही नर्मदा। नर्मदा और एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी ऊपर चर्चा हुई। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है, तो ताप्ती नदी बनाती है। और डेल्टाएँ कौन होंगी? जो पश्चिम बंगाल में गिरती हैं पूरब की तरफ, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब डेल्टा बनाती हैं। गंगा नदी अरब सागर में यही ताप्ती नदी गिरती है। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी नर्मदा कर ही चुके हैं। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और कितनी बार रिपीटेड है आप देख सकते हैं। ज्वारानंदमुख बनाने वाली नदी नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो यह कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर। किसकी? कावेरी नदी की। ठीक है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ? कर्नाटक से। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? हेमवती, काबिनी, भवानी, अमरावती। ठीक है, और इसी पर कुछ महत्वपूर्ण जैसे शिव समुद्रम इसी के पर बना हुआ नदी द्वीप है। ठीक है, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। बृहद गंगा किसे कहते हैं? वो किसको बोला जाता था? गोदावरी। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी थी? गोदावरी। इसे दक्षिण की गंगा कहेंगे, किसे? कावेरी को। दामोदर जिसकी सहायक नदी है हुगली, बताया क्षिप्रिका जो निकल के जाती है गंगा नदी की, वो हुगली होती है, उसी की क्या होती है? यह सहायक नदी है दामोदर। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी, बात हुई। बंगाल का शोक। भारत की दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा, एक दूसरे से कई भागों में बटी होती हैं। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम बताओ, तो यूपी और एमपी में कौन कौन? केन और बेतवा। ठीक है। हंगरी सहायक नदी है किसकी? तुंगभद्रा की। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी होती है? कृष्णा की। ठीक है, इस पर चर्चा हुई ऊपर। संकोच नदी सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो महानदी। इसी पर क्या है? हीराकुंड बांध है जो सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, कहाँ? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब कुछ सहायक नदियाँ मिलाई हैं, कई बार आता है। गंगा नदी की सहायक नदी सोन, गोदावरी की मंजरा, ऊपर चर्चा हुई। कृष्णा की भीमा, यमुना की केन, बेतवा, चंबल, ये सब यमुना की हैं। गोदावरी की हमने देखा वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा। भीमा कृष्णा के देखा हमने, भीमा है, तुंगभद्रा है, कोयना है, पंचगंगा है। ठीक है। धौली स्थित है भुवनेश्वर में। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर, ऊपर चर्चा हुई है। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। ये भी हुई। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती हैं। और गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, सबरी। इतनी बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। तटीय भाग एवं द्वीप समूह की बात करें, कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है। कोरोमंडल तट की बात करें तो ये कहाँ? केरल से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तक फैली हुई है। कई तट हैं, जैसे पश्चिम तट में अगर आप देखेंगे
अगर हम बात करें पश्चिम तट पर गुजरात से गोवा तट का जो सीमा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक यानी मंगलोर तक होता है उसे हम लोग बोलेंगे कन्नड़ तट। और मंगलोर से कन्याकुमारी का होता है जो क्षेत्र उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मालाबार तट। ठीक है। अब कोरोमंडल की बात की थी तो वह कहाँ है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु। ये जो है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदान को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। यही इसी तट पर जो लौटता हुआ मानसून होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून, इसी तट पर बारिश करता है। कब, ठंडी के समय में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के बीच में क्या है, उत्कल तट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार। तो ये इतने भागों में बटा है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है किसके, पुलिकट झील के। और पुलिकट झील की बात करें तो ये दो राज्यों के बीच में बसी हुई है, एक आंध्र प्रदेश और एक तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कम है। पश्चिम बंगाल कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के रण पर। केरल का कुंटानाड या कुंटानाडु प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। द्वीप समूह है यह। भारत द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है वह क्या है, आपका रामेश्वर। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है, ये आपको मालूम है, 9। सबसे बड़ा गुजरात। बंगाल की खाड़ी अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। ये हुए। और कुछ महत्वपूर्ण एक बार और आपको बता दें जो बराबर पूछा जाता है। विष्णुप्रयाग ये किसके बीच में है, धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी के मध्य। कर्णप्रयाग पिंडार एवं अलकनंदा नदी पर। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी पर। देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा नदी पर। प्रयाग है आपका गंगा एवं यमुना नदी पर। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यह सेशन अगर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आशा करते हैं कि आपसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिएगा। अब आगे वाली क्लास में हम मौसम जो और खनिज संबंध होंगे उसको कर इसको ख़त्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।